हाल ही में सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लेटेस्ट एस्टिमेट्स रिलीज़ किए जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े थे। ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 में ख़त्म हुआ था, लेकिन उसमें एक चौंका देने वाला आंकड़ा था। साल 2020-21 में इंडिया की जीडीपी 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि साल 2020-21 में इंडिया ने नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया और इंडिया की इकोनॉमी 2019-2020 में 145.69 ट्रिलियन से घटकर 2020 और 2021 में 135.13 ट्रिलियन की हो गई थी। पर इस आंकड़े से भी दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ये इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ी गिरावट है। जहाँ तक नेगेटिव ग्रोथ की बात है, इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में सिर्फ 5 दफ़ा नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की है और ज़्यादातर ये ड्रॉट्स या फ्लड्स जैसी सिचुएशंस की वजह से हुआ है। तो फिर कुछ लोगों का ये मानना होगा कि इस बार भी यही हुआ। इस बार की नेगेटिव ग्रोथ रेट की एक बहुत बड़ी वजह को बताया जा सकता है, वो कोविड-19 पैंडमिक। पर ऐसा कहना सही नहीं होगा। इंडिया की जीडीपी पैंडमिक से पहले भी स्लो डाउन की राह पर थी और इस बात का प्रूफ है ये चार्ट। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2016-2017 फिस्कल ईयर के बाद से स्टेडली गिरता चला गया और ये ग्राफ ऑलरेडी एक इन्वर्टेड वी शेप का था कोविड-19 आउटब्रेक से पहले। कोविड ने शायद उस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोविड साल में जीवीए को कंसिडर करें, जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि एक सिमिलर इंडिकेटर है इकोनॉमी का, जिस तरह से जीडीपी एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी के नियरली सारे सेक्टर्स के जीवीए में एक गिरावट देखने को मिली है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज हो, कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर माइनिंग हो, इन सारे सेक्टर्स को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और शायद यही वजह है कि सैकड़ों इंडियन यूथ्स अब बेरोज़गार हैं और ये बेरोज़गारी की समस्या और ये बेरोज़गारी का रेट दोनों ही एट एन ऑल टाइम हाई हैं। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर हाईएस्ट हो चुका था 2020 में, अगर हम पिछले 10 सालों को कंसिडर करें तो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के मुताबिक ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 7.11% को टच कर चुका था। और फिर से अगर कोई ये कहे कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है जो कोविड-19 की वजह से हुआ है, तो ये सच नहीं है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ इतनी बुरी तरह से हिट नहीं हुई हैं। इस स्टडी ने इंडिया के अलावा 8 दूसरी कंट्रीज़ का भी सर्वे किया था: बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। और इन सब में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि रिकवरी कब और कैसे होगी। एक तरीका इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर से ट्रैक पर लाने का है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, और ये किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा अलग अलग तरीकों से। ज़्यादातर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देती है या लोन को और सस्ता और आसान बना देती है। इससे क्या होता है कि लोगों को पैसे बोरो करने में आसानी होती है, और ज़्यादा बोरोइंग का मतलब ये है कि पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। अब पब्लिक इससे कुछ भी करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो एक फैक्ट्री सेटअप करना हुआ या एक गाड़ी खरीदना हुआ या एक घर खरीदना हुआ। ऐसी सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं, और इसके बाद सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग स्कीम्स चला सकती है इंसेंटिव्स देने के लिए, या डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकती है उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेंडिंग के लिए कुछ भी नहीं है। कंजम्पशन की वजह से जो डिमांड पैदा होता है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है। इसलिए हमें हर वो कोशिश करनी होगी जिससे ये आंकड़ा बढ़े, फिर चाहे वो आरबीआई के तरीके से हो या सरकार वाले तरीके से या दोनों से।